हुआ है, बाजार में लगाकर अपना इंतजाम खुद करना है। आप खुद क्यों पेंशन ले रहे हैं, ये उनसे पूछिएगा। ये अच्छा सवाल था। देश के 29 में से 9 राज्यों के 248 जिलों में सूखा है। 2,57,000 पंचायतों में से 96,954 पंचायतों में सूखा है। उम्मीद है राहत का काम तेजी से चल ही रहा होगा, क्योंकि अब मीडिया गांव में जाता नहीं और गांव से वास्ता रखने वाले शहरी लोगों को भी पता नहीं चलता कि सूखे की ऐसी हालत है। काम भारत माता की जय और इंडिया क्रिकेट मैच से हो ही जाता है। इस बार केंद्र सरकार ने अपने बजट में मनरेगा का बजट बढ़ाकर 38,500 करोड़ कर दिया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 3800 करोड़ ज्यादा है। सरकार का दावा है कि नए वित्तीय साल में इसके तहत देश के गांवों के 5 करोड़ 2 लाख अकुशल कामगारों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये आगे की बात हुई, लेकिन क्या इस वक्त सूखे से लड़ने के पर्याप्त उपाय हो रहे हैं? मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में निखिल डे और अरुणा रॉय ने एक लेख लिखा है कि मनरेगा का गला अभी भी घोटा जा रहा है, जबकि इसके जरिए सूखे के हालात से लड़ा जा सकता है और छोटे किसानों को कुछ राहत दी जा सकती है। इनका कहना है कि मनरेगा के तहत मौजूदा भुगतान के लिए 10,588 करोड़ की जरूरत है। 25 राज्यों के 9 करोड़ कामगारों को बकाया मजदूरी नहीं मिली है। विधायक ध्यान दें, हरियाणा में भी कमेटी बन गई है वेतन बढ़ाने की, जो 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। इनमें से आधे कामगार मजदूर सूखाग्रस्त इलाके के ही हैं। निखिल डे ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने इन सूखाग्रस्त जिलों में मनरेगा के तहत 100 दिन की जगह 150 दिन के काम का वादा किया है, लेकिन इन राज्यों के पास पैसे नहीं हैं। सिर्फ 5% हाउसहोल्ड घरों यानी परिवारों को 150 दिनों का काम मिला है। राज्य सरकारें केंद्र से पैसे मांग रही हैं कि फंड जारी किया जाए, लेकिन फंड मिलने में कमी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में स्वराज अभियान, जो योगेंद्र यादव चलाते हैं, कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से कई सवाल पूछे हैं। स्वराज अभियान का दावा है कि देश के 12 सूखा प्रभावित राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये देखिए जहां सैलरी बढ़ी है, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ़ सूखा प्रभावितों को पूरी राहत नहीं दे रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र को भी उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे। स्वराज अभियान ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को यह भी कहे कि मनरेगा एक्ट, वो कानून है, उसके प्रावधानों का इस्तेमाल कर सूखा प्रभावित इलाकों में रोजगार दे। यह भी मांग की गई है कि रिजर्व बैंक और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि सूखा प्रभावित इलाकों में शेड्यूल्ड बैंक यानी जो सरकारी बैंक होते हैं और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, जो आप कोऑपरेटिव बैंक की तरह समझते हैं, खेती की खातिर लिए गए कर्ज की वापसी का तरीका नए सिरे से तय करें, जैसे माल्या साहब के लिए तय हो रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए, जैसे क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह आदेश दे सकती है कि आप राज्य के किसी खास हिस्से को सूखा प्रभावित घोषित कीजिए? क्या राज्य सरकारें इसे मानने के लिए बाध्य हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या कोर्ट राज्य सरकार को आपदा राहत फंड का पैसा मनरेगा में इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है? कोर्ट ने कहा है कि कोई मंत्री अगर अपने निजी हित के लिए किसी राज्य के हिस्से को सूखाग्रस्त घोषित कर देता है, तो क्या कोर्ट इस पर अंकुश लगा सकता है? क्योंकि ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिनमें नेता अपने निजी हित के लिए ऐसा करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिन किसानों ने ज्यादा कर्ज लिया है, उन्हें कर्ज चुकाने की मोहलत 1 साल बढ़ा दी जाए। दरअसल 3 राज्य हैं, गुजरात, हरियाणा और बिहार, इन्होंने अपने यहां सूखा घोषित नहीं किया है और कोर्ट ने इन तीनों राज्यों से इस सिलसिले में पूछा है। गुजरात को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, पूछा है कि आपके यहां सूखा नापने का मापदंड क्या है? क्या गुजरात देश का हिस्सा नहीं है, फिर देश के कानून से बाहर है क्या? क्या कोई राज्य ये कह सकता है कि हम केंद्र के बनाए कानून का पालन नहीं करेंगे? आज गुजरात ने कहा है, तो क्या बाकी राज्य भी कहेंगे? क्या गुजरात एक यूनिक राज्य है? ये सब अदालत में टिप्पणी के तौर पर ये सब बातें आई हैं। तो निखिल डे हमारे साथ हैं। निखिल, मेरा एक सवाल है कि अभी इस याचिका से ये उभर कर आ रहा है कि राज्य सरकारें कई जिलों में जहां सूखा है वहां पर सूखा घोषित नहीं कर रही हैं। तो कुछ उदाहरण देकर बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? और योगेंद्र यादव की याचिका में यह भी है कि कई नेता या मंत्री अपने हित में किसी जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दे रहे हैं। तो यह किस तरह से हो सकता है और इसके क्या हित हैं नेताओं के? तो ये बहुत बड़ा पैसा आता है यदि कहीं घोषित होता है,
और बहुत बड़े हिस्से में पैसा जाता भी है। तो कई सारे राज्यों में राज्य सरकार ही नहीं चाहती है कि वो सूखाग्रस्त वाले काम में पैसा लगाए। वो केंद्र सरकार से भी जो पैसा आता है वो कहाँ जाए, किस हद तक जाए। और इसलिए सही बात है कि ना केवल ये तीन राज्यों में तो घोषित हुआ ही नहीं। राजस्थान एक राज्य है जहां बहुत देरी से घोषित हुआ, जबकि सूखा तो बिल्कुल स्पष्ट था बहुत इलाकों में, और उसकी वजह से बहुत सारे चीजों पर प्रभाव पड़ता है। नरेगा तो एक बहुत स्पष्ट चीज है, लेकिन खास तौर पर किसानों के जो मामले हैं वो पूरे सूखाग्रस्त घोषित होने से प्रभावित होते हैं। इसी समय ना केवल सूखे से, इसी समय जहां थोड़ी बहुत फसल थी फिर से ओले गिरे और ये पिछले साल भी हुआ। तो ये जो किसानों के साथ पहले से ही बहुत बड़ी परेशानी है, उसके ऊपर ये परेशानी हो रही है कि उनको पटवारियों के, नेताओं के, उन सबके भरोसे रहना पड़ता है, तभी सरकार कुछ मदद करती है। और उससे ऊपर तो आपने बात बताई है कि सरकारें तो अपनी पैसे लगा रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाने के लिए। आपने तो विधायकों के तरफ ध्यान दिया, लेकिन इस समय रवीश जी 7वां वेतन आयोग लागू होगा इस साल, उसमें लगभग 1,20,000 करोड़ खर्च होंगे और नरेगा में 10,000 करोड़ के पैसे बकाया हैं। इसका मतलब है सूखाग्रस्त इलाके में लोगों ने काम किया है, बड़ी मुश्किल से तो काम मिला, उसके बाद पैसे नहीं मिले और वो जा रहे हैं, वहां से वो पलायन करके जा रहे हैं बिना उनके। पर निखिल मेरा एक सवाल है, एक दो दुनिया है। जो मनरेगा में काम करने वाले लोग हैं वो भारत माता की जय तो बोलते होंगे, पर निश्चित रूप से वो टीवी नहीं देखते होंगे या देख नहीं पाते होंगे, और एक हैं जो भारत माता की जय भी बोलते हैं और टीवी भी देखते हैं। तो पर दोनों में एक कनेक्शन नहीं बन पाता, वो समझ नहीं पाते हैं। ये जो 9 करोड़ लोग हैं, इनकी सैलरी अलग अलग राज्यों में जो इन्होंने ये मजदूरी कर चुके हैं और उनका पैसा नहीं मिला है, क्या आप बता सकते हैं एक दो उदाहरणों से कि कितना पैसा इनका नहीं मिला है और किस स्तर के ये लोग हैं जिससे इनकी जिंदगी प्रभावित हुई है? तो लगभग 11,000 करोड़। वैसे इस साल के यदि आप और भी, इनका डेटा एंट्री पूरा हुआ नहीं है, मुझे तो लगता है 12,000 करोड़ ये अमाउंट पहुंचेगा। नरेगा कहता है कि आपको पैसा 15 दिन में मिलना चाहिए। सवाल ही नहीं है, ये पैसा तो महीनों तक नहीं मिलने वाला है और अगले साल के जो पैसे आएंगे उसमें से पिछले साल के पैसों का चुकाना होगा। तो बिल्कुल कानून का उल्लंघन है और एक बहुत बड़ी विडंबना है जब तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं सारे विधायक अपने पूरे सब जगह, इसी समय केंद्रीय सरकार ने नकार दिया है, ठुकरा दिया है वो प्रक्रिया जहां उन्होंने कहा था कि न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दिया जाएगा कई राज्यों में। उदाहरण के तौर पर नरेगा में राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी तो है 197 रुपए और नरेगा में मिलेगा 183 रुपए। अभी अभी इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। तो हर तरफ से इस पूरे 9 करोड़ वाला वर्ग, जिसमें छोटे किसान भी है, क्योंकि जब अकाल पड़ता है वो छोटे किसान भी जाते हैं इस अकाल राहत कार्य में। इस समय नरेगा में उनके खुद के खेतों में काम हो सकता है। तो नरेगा से बढ़िया कोई उदाहरण नहीं है। महाराष्ट्र निखिल एक सवाल और जानना चाहता हूं। निखिल मुझे एक बात बताइए कि ये जो 9 करोड़ लोग हैं, इनकी मजदूरी मिलने में कितने, आपने कहा 15 दिन में कानूनन पैसा मिलना चाहिए, ये गरीब साधारण लोग हैं, और कितना पैसा इनका बकाया होगा मजदूरी का, अगर अंदाजा किसी के हिसाब से अगर आपको इस वक्त ध्यान हो, और कितने दिनों से इनको सैलरी नहीं, इनको इनका वेज जो मजदूरी है वो नहीं मिली है? 2 महीने 3 महीने अभी जो काम करेंगे लोग, उनको उनका पुराना बकाया है। लोगों को कई दिनों का, जिन्होंने इन्हीं दिनों में काम किया, बीच में पैसा आया था। ये पिछले साल नरेगा का पूरा कमर इसीलिए टूटा था क्योंकि लोगों को 3 महीने 4 महीने 5 महीने तक पेमेंट नहीं मिला। फिर उन्होंने बिल्कुल उसको कम किया पैसे दे के बीच में, और फिर से अब ये स्थिति आ गई है कि जब 11,000 करोड़ पेंडिंग है, उसका मतलब पूरे नरेगा के बजट का लगभग 1/3 अमाउंट अगले साल भी कह रहे हैं 38,000 करोड़, लेकिन उसमें से 10,000 करोड़ तो पहले चुकाएंगे, 12,000 करोड़ चुकाएंगे, तो बचेगा क्या नरेगा के लिए? तो नरेगा एक ऐसा तरीका था जिसमें छोटे किसान, मध्यम किसान, जो खेतीहर मजदूर हैं,
उनको कम से कम राहत मिल सकती थी। उससे वो अपने जानवरों को भी कुछ बचा सकते थे, अपने घर को चला सकते थे। निखिल, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं आपसे कि ये बात आती है कि मैं ध्यान आ रहा था कि पिछले नवंबर में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने वित्त मंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी कि वेतन भुगतान में, मजदूरी भुगतान में देरी हो रही है तो आप दें। तो सरकारें भी अपनी तरफ से हरकत करती हैं, पर कई बार आपके लेख से पता चला कि राज्य सरकारें केंद्र को चिट्ठी लिख रही हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। और हमें कई बार ये पढ़ने को मिलता है कि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों के पास पर्याप्त पैसा है, वो अपने उनकी जो हिस्सेदारी होगी मनरेगा में वो हिस्सा राज्य सरकारें नहीं देती हैं और उसकी वजह से देरी होती है। तो एक ये राजनीति है, इसको आप तटस्थता से जरा बता सकते हैं हमारे दर्शकों के सामने कि गेम क्या चल रहा है? ये इसमें गेम स्पष्ट है। नरेगा का खुद का वेबसाइट बिल्कुल स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है। नेगेटिव बैलेंस लगभग 10,000 करोड़ का है। बकाया मजदूरों को और मटेरियल के लिए लगभग 11,000 करोड़ है, लेकिन राज्य सरकार को 10,000 करोड़ देना है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसे पड़े हैं जो उन्होंने खर्च नहीं किए। और बार बार चिट्ठी लिख के हाथ जोड़ रहे हैं उनके खुद के। और ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजू जनता दल हो, सब हाथ जोड़ रहे हैं। और 29 में से 25 राज्य ऐसे हैं जिनके पास नेगेटिव बैलेंस है, जबकि नरेगा में 60% एक्सेस पैसा रहना चाहिए ताकि नरेगा चलते रहे। तो नरेगा जो एक काम कर सकता है पूरा अकाल का सामना करने के लिए, काम कराने के लिए, वो तो बिल्कुल केंद्रीय सरकार की और वित्त मंत्रालय की। क्योंकि ये भी है कि बार बार रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय कह रहा है वित्त मंत्रालय को कि आप पैसे दीजिएगा, और लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं दे रहा है। और 5,000 करोड़ जेटली साहब ने कहा था पिछले साल देंगे, वो भी नहीं दिया। पर निखिल, एक बात है कि हम आप ही का पक्ष, उनका तो कोई पक्ष है नहीं सरकार का, इसमें आप ही हैं, ताकि जमीन से हालात का पता चले। वेबसाइट है रवीश जी। नहीं, वो ठीक है, उनका नहीं है, ये दर्शकों को बताना पड़ता है। पर जो अभी वित्त मंत्री ने कहा कि 38,500 करोड़ देंगे, तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो भी बजट तय हुआ है उसे 1 अप्रैल से चालू कर दिया जाए, मतलब खर्च करना या योजनाओं नीतियों को लागू करना। तो क्या ये उस हिस्सेदारी से जो पैसा आएगा तो थोड़ी राहत नहीं मिलेगी मजदूरों को वहां? तो उनको उनका पुराना बकाया मिलेगा। जो नए काम करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा रवीश जी, ठीक है, कि पिछले पेमेंट नहीं मिले, ठीक तो है, कोई नीचे वाला काम चालू कराना ही नहीं चाहता है, वो पहले पिछला पेमेंट क्लियर कराना चाहता है। तो आज जो लोग काम पे जाना चाहेंगे, कोई काम खोलना नहीं चाहेगा, पहले वो बकाया, ठीक है जी, पेमेंट क्लियर करना चाहेगा। और वो डरेगा हमेशा, और ये मनरेगा का मजदूर डरेगा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं रवीश जी कहना चाहता हूँ कि अकाल के लिए मात्र नरेगा नहीं है, ठीक है, इसमें पीडीएस को भी ठीक करना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है निखिल, मुझे रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए। किसानों की भी अपनी एक समस्या है, पर दिक्कत यह है कि उनका कोई एक जो पहले किसान नेता हुआ करते थे या संगठन होते थे, वो किसान ही अलग अलग मसले पर एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। और आज की दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि ना तो वे ट्विटर पर हैं और ना कोई उनके लिए ट्विटर पर हैशटैग करता है। 9 करोड़ लोगों को, अगर ये तथ्य है जैसा निखिल कह रहे हैं, या तो सरकारी से चुनौती दे इस तथ्य को, 9 करोड़ लोगों को अगर उनकी मजदूरी ना मिले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो सोचिए उनकी, उस गरीब किसान की कितनी हालत होगी।